हमारे उस दर्दनाक एक शब्द को सुन के एजेंट शाम को आया था और घर चला गया और रात में सो भी नहीं पाया, और सुबह आके बोलता है कि भैया तुम्हारे बात से हम सो भी नहीं पाए रात को, से तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम विदेश जाओ, वहीं पर कमा के सधा देना। वो हम बताएंगे वो क्या बात है, वो बात तो हमारे जीवन में गुप्त है, लेकिन फिर भी बताएंगे हम। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम हरि। तो भाइयों, जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम अपनी विदेश यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी विदेश यात्रा जो है वो रहस्यों से भरा पड़ा है। हम अपने जीवन में 3 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और अभी तीसरी बार सऊदी में है। 2 बार मलेशिया यात्रा कर चुके हैं। 2 बार मलेशिया जाके 9 साल रह चुके हैं और तीसरी बार अभी सऊदी में है। हमारा ये जो विदेश यात्रा का जो कहानी है ये भी रहस्यों से भरा पड़ा है, क्योंकि पहली बार जब हम विदेश गए थे तो पहली बार विदेश भेजने वाला वो एजेंट कौन था उसका भी नाम हम बताएंगे। और पहली बार जो विदेश वो एजेंट भेज दिए थे तो कोई पैसा नहीं लिए थे, फ्री में हमको मलेशिया भेज दिए थे। 1 भी रुपया हमसे घर पर नहीं लिए थे। तो वो फ्री में कैसे भेज दिए थे ये भी हम आपको इसमें बताऊंगा। और हम अपने जीवन का कोई ऐसा बहुत दर्दनाक समस्या उसको बताया था उस एजेंट को, जिसकी वजह से उन्होंने हमको फ्री में मलेशिया भेज दिया। हालांकि मलेशिया में पैसे कमा के चुकाना पड़ा, लेकिन घर पे 1 भी रुपया नहीं लगा। रास्ते का खर्चा भी उन्होंने ही दिया था। उसका नाम क्या है, वो किस ग्राम का है, ये सारी बातें हम इसमें बताऊंगा। और हम अपने जीवन का कौन सा और दर्दनाक समस्या उसको बताया जिसके वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाया घर में जाके, और सुबह आके बोलता है कि तुम बिना पैसे के उधर चले जाओ, उधर ही जाके कमा के सदा देना। ये सारी बातें बताऊंगा और जितना रहस्य है सारा हम इसमें बताऊंगा। 3 बार विदेश यात्रा का कहानी, तीसरी बार पूरी कहानी बताऊंगा। 2009 में हम पहली बार विदेश गया था और अभी 2026 चल रहा है। 2009 से 2026 तक का पूरे कहानी हम इसमें बताऊंगा। आप हमारे पूरे विदेश यात्रा के सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 2009 से लेके 2026 तक की कहानी हम आपको, यानी कि 2009 से लेके आज तक की कहानी हम आपको बताऊंगा। और तीसरी बार हम सऊदी आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा जो भाग्य है, हमारा जो प्रारब्ध है, वो सऊदी में ले आके खड़ा कर दिया। और तीसरी बार विदेश यात्रा करके भी हमने क्या समस्या झेला है, ये सारी बात इसमें बताऊंगा। आप हमारी विदेश यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना विदेश यात्रा। देखिए दोस्तों, हमारे विदेश यात्रा शुरू करने के लिए हमको चलना होगा 2009 के शुरुआत में, क्योंकि 2009 के शुरुआत में हमको टीबी का बीमारी हो गया था। टीबी का बीमारी तो बहुत पहले से था, लेकिन 2009 में ज्यादा हो गया। 2009 में हम लुधियाना, 2009 से पहले लुधियाना रहते थे, ऐसा ही कोई हल्का फल्का काम करते थे। और 2009 से पहले लुधियाना रहते थे और 2009 के शुरुआत में टीबी का समस्या हो गया, मतलब टीबी ज्यादा हो गया। टीबी उस समय से पहले भी था, लेकिन 2009 के शुरुआत में ज्यादा हो गया टीबी। तो 2009 के शुरुआत में हमारे जो ग्राम के हमारे बुआ है वो अभी परलोक सिधार गए नहीं है, वो हमको लेके गया खैरवा, मोतिहारी जिला की खैरवा हॉस्पिटल में हमारे ये साइनस का इलाज कराने। ये साइनस तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, आज भी है। हमें साइनस के बारे में, हम अपनी बीमारी के बारे में वीडियो बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, आप लोगों को जरूरत होगा तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे ग्राम का जो हमारे मानव बुआ है हमको ले गया था मोतिहारी जिला के खैरवा हॉस्पिटल में ये सर्दी का इलाज कराने, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने हमारी स्थिति को देखते हुए, बीते हुए समय का जो परिस्थितियां, जो समय हमने झेला था, उस समय को देखते हुए उन्होंने हमको टीबी का दवाई लिख दिया। और वाकई में हमको टीबी था। 2009 के शुरुआत में हमको 10 महीना टीबी का दवाई खाना पड़ा। और उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब था, आर्थिक स्थिति हमारा बहुत ही कमजोर था और बहुत ही मुश्किल से हमने वो टीबी का दवाई जब लिख दिया डॉक्टर, तो हम चाहते तो सरकारी हॉस्पिटल से भी वो सरकारी दवाई लेके खा सकते थे, लेकिन बीमारी में लंबे समय से जूझ रहे थे, इसीलिए हमने जल्दी और अच्छे से स्वस्थ होने के लिए हमने सरकारी दवाई का सहायता नहीं लिया और दवाई खरीद के ही खाया। 2 महीने 1 महीने पे वही खैरवा हॉस्पिटल में, मोतिहारी जिला का जो खैरवा हॉस्पिटल है इंडिया में, वहां जाके हम दवाई ले आता था और 10 महीने दवाई किसी तरह पूरा कर लिया। 10 महीना दवाई खा खा के वो टीबी का दवाई दोस्तों, हमारे बॉडी का पूरा जो ताकत है ना वो खत्म हो गया, मांस पूरा खत्म हो गया, सिर्फ बॉडी में हड्डी बच गया था। 10 महीना दवाई खाया और 10 महीना दवाई खा के हम अपना टीबी का जो बीमारी था वो तो ठीक कर लिया। और इसके बाद में बीमारी ठीक हुआ केवल 2 महीना हुआ था, 2009 के लास्ट वाले महीने में। तो हमारा जो पटीदारी वाला देहात में हमारा एक भतीजा लगने वाला है, उसका नाम है राज नारायण।
बेचारा उसका भी हमारे जीवन में बहुत उपकार है। आज यदि हम विदेश में खड़े हैं तो हमारा जो भतीजा है राजनारायण, उसका हमारे ऊपर बहुत उपकार है, क्योंकि हमारे विदेश यात्रा का बात उन्होंने ही पहली बार छेड़ा था। किसी एजेंट को वही लाए थे बुला के, उन्हीं का पार्टनर था, हम बताएंगे उसका नाम। जो पटदारी वाला जो हमारा भतीजा है राजनारायण, हमारे मिश्री भैया जी के वो बड़े लड़के हैं, तो वो उस समय विदेश से आए थे घर पर, मलेशिया से, और मलेशिया में उसके साथ कुछ उसके साथी रह चुके थे और बहुत पहले विदेश छोड़ के घर पर आके और आदमी को विदेश भेजने का काम करता था। तो जब हमारा भतीजा घर पर आया तो उसको लाया बुला के। उस आदमी का नाम है राम ईश्वर मुखिया, जिन्होंने हमको पहली बार विदेश भेज दिया था। और वो सरलाही छमकहिया ग्राम विकास के रहने वाला है। उसका कोई इमेज हमारे पास, तस्वीर हमारे पास मौजूद नहीं है, और वो सोशल मीडिया से भी जुड़े नहीं रहते हैं। वो आदमी अभी भी जिंदा है, जिन्होंने पहली बार हमको विदेश भेज दिया था। उसका नाम है राम ईश्वर मुखिया। बेचारा, उसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि बिना पैसे के उन्होंने हमको विदेश मलेशिया पहली बार भेज दिया था। और उस समय क्या स्थिति से हम जूझ रहे थे वो भी बताएंगे। राजनारायण हमारा भतीजा बोला से चाचा आप मलेशिया चले जाइए, तो हमने बोला से देखो प्यारे, हमारा स्थिति अभी इतना अच्छा नहीं है, हम भरकर अभी टीबी का इलाज किया हूँ, हम बहुत दुबले पतले हैं और अभी अभी टीबी का इलाज किया। और हमने सुना कि विदेश में जाने वाले का मेडिकल होता है, हमारा मेडिकल पास होगा कि नहीं होगा। और इस सब का बड़ा समस्या ये है कि हमारे पास 1 रुपया भी अभी नहीं है, हम विदेश कैसे जा सकता हूँ। और उस समय विदेश जाने के लिए, हालांकि सस्ता जमाना था, लेकिन फिर भी 1 लाख 1.25 लाख रुपया विदेश जाने में लगता था, और पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। ऋण ले लेकर के हमने वो दवाई टीबी का इलाज किया था। और घर में आर्थिक स्थिति हमारा बहुत ही कमजोर था। हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों बच्चे छोटे छोटे थे। तो क्या दर्दनाक वो हम अपना स्थिति हमने एजेंट को बताया, हम बताएंगे इसमें आपको, आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। उस दर्दनाक एक शब्द को सुन के एजेंट शाम को आया था और घर चला गया, और रात में सो भी नहीं पाया। और सुबह आके बोलता है कि भैया तुम्हारे बात से हम सो भी नहीं पाए रात को, से तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम विदेश जाओ, वहीं पर कमा के सधा देना। वो हम बताएंगे वो क्या बात है, वो बात तो हमारे जीवन में गुप्त है, लेकिन फिर भी बताएंगे हम। तो हमने बोला भैया हम अपने भतीजे को देखो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम विदेश नहीं जा सकेंगे। तो हमारा वो भतीजा बोलता है कि चाचा आप चिंता नहीं कीजिए, हम कोई लाइन लगाता हूँ आपको भेजने का विदेश से। हमारा एक साथी है, वो मजबूर आदमी को विदेश भेजता है, हम उसको बुलवाते हैं। तो 2 दिन बाद में वो हमारा भतीजा एक दिन आके हमारे घर पर बोलता है कि चाचा चलिए, जो विदेश भेजेगा हमने उसको दरवाजे पर बुलाया है, आइए। हम उसके दरवाजे पर गया तो वहां पे खड़ा हुआ, और हमारा एक जो भाभी है, हमारे केवल भैया जी की परिवार है, वो छमकैया ग्राम विकास का ही रहने वाला है। उनका मायका जो है छमकैया ग्राम विकास में ही है। तो वो जो एजेंट था वो छमकैया ग्राम विकास का ही था, तो हमारा भाभी से उसका तो जान पहचान था। तो वहां पे खड़ा हुआ तो हमारा भाभी, जो करने वाली भाभी है, उनका नाम हम नहीं जानते, हमारे केवल भैया जी के परिवार है। तो बोलती है उस एजेंट को से, रामेश्वर देखिए आप इनको विदेश भेज दीजिए, ये बेचारा बहुत मजबूर है, देखिए कितना दुबला पतला हो गया, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। तो हमको बोला कि क्या नाम है तुम्हारा। तो लोग हमारा नाम लेकर बुलाया। हमारे ग्राम में टोले महले में फेकू नाम से पुकारता है, हमारा नाम हरिशंकर है, लेकिन हमारे ग्राम में तो कई व्यक्ति का कितना 2-3 नाम भी होता है, तो हमारे टोले महले में लोग फेकू नाम से पुकारता है, और हमारा नाम तो वैसे हरिशंकर है। तो उन दूसरे दूसरे व्यक्ति का पुकारा हुआ नाम सुन के वो एजेंट हमको बोलता है कि क्या हुआ फेकू, क्या हुआ तुमको, इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो। तो हमने बोला भैया हमारा तबीयत जरा खराब हो गया था, अभी अभी हमने ठीक किया, 1 साल लगा हमको इलाज कराने में, और हमारी स्थिति अभी बहुत ही कमजोर है। ठीक है तुम विदेश चले जाओ। और वो एजेंट जो था वो क्या करता था, गरीब दुखिया को, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, ऐसे ऐसे आदमी को विदेश भेजता था। और ऐसे नहीं है कि पैसे नहीं लेता था, पैसे लेता था। 1 लाख रुपया अगर लागत होने वाला है तो किसी से 50,000, किसी से 30,000, इतना पैसा लेके भेजता ही भेजता था फ्री में। ऐसे ही किसी मजबूर आदमी को भेज देता था, सबको फ्री में नहीं भेजता था। तो हमको बोला भैया तुम विदेश चले जाओ। हम बोला भैया हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम पैसा कहाँ से ला सकेंगे। और हमारे टोले महले के कुछ लड़के भी तैयार हुए, 2-3 लड़के, जिन्होंने कहा कि ठीक है, 3-4 आदमी लगभग तैयार हो गए। तो वो एजेंट ने कहा कि ठीक है, यदि पैसे नहीं है तो टिकट के लिए 30,000 रुपये तुम लोग हमको दो, हम विदेश भेज देते हैं। और हमको कहा कि भैया एक काम करो, वो शाम को आया था 5-6 बजे। हमको कहा वो एजेंट राम ईश्वर मुखिया, वो बेचारा आज भी जीवित है, उनका बाल बच्चा जहाँ भी है खुश रहे। हम सदा जब भी याद आता है हम भगवान से दुआ करते हैं कि रामेश्वर मुखिया का परिवार में जितने भी व्यक्ति है सब खुश रहे, सुखी संपन्न रहे। बेचारा हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया है, आज भी जीवित है, कमा खा रहे हैं, अच्छे से है। घर पर जाते हैं तो बराबर मिलने जाते हैं, प्रणाम पाती होता है, उनको अच्छा लगता है। कई बार घर पे बुला के, घर भी हमने उनको दिखा दिया कि देखिए मालिक, हम उनको मालिक के नाम से पुकारते, देखिए मालिक ये जो घर है ये आपके प्रयासों से बना है, आपने हम पर उपकार करके विदेश भेज दिए थे फ्री में।
और अभी भी हम विदेश में कमाते हैं और इसी वजह से हमने ये घर बना पाए हैं। तो शाम को एजेंट बात करके अपने घर में जाने लगा तो कहने लगा कि जाइए घर पर विचार कीजिएगा और सुबह हम फिर आएंगे। से 30,000 रुपया आपके पास 1,50,000 नहीं है तो 30,000 रुपया कम से कम दे दीजिए टिकट के लिए, हम विदेश आपको भेज देंगे, जाइए विचार कीजिए। अब घर में किससे विचार करेंगे? हमारा माई बाप था, हमारा पिताजी आज नहीं है और ये 2009 की बात है, उस समय था। हमारे पिताजी अभी परलोक सिधार गए हैं। हमारे पिताजी थे, हमारे माताजी भी थे, लेकिन उस समय घर के जो मुखिया थे ना वो मैं ही था। मैं यानी कि जो भी करते थे वो हम ही करते थे। कहीं से ऋण ले आना है तो हम अपने पिताजी की सहायता से लाते थे, लेकिन पैसे जुटाना हमारा काम था, क्योंकि बाहर से पैसे कमा के उस समय हम ही लाते थे। और हमारे पिताजी पूरी तरह घर के खर्चे पर निर्भर हो गए थे। हमारे पिताजी कार्य करना छोड़ दिए थे। तो हम तो ये बात जानते थे पैसे का जुगाड़ नहीं होने वाला है। गार्जियन तो हम खुद है, तो घर पर किससे जाके विचार करेंगे? फिर भी ये कहता है तो घर पर जाके विचार करेंगे घर के व्यक्तियों से। वो एजेंट अपने घर की तरफ जाने लगा तो जाते जाते हमको एक बात गलती से पूछ लिया या जानबूझ के पूछा, ये तो वही जाने, ये तो हम नहीं जानते हैं। वो एजेंट हमको बोला कि देखिए भैया फेंकू, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? बहुत ही सूख गए हो, तुम्हारे शरीर का मांस पूरे सूख गया, सिर्फ हड्डी ही दिखाई देता है। तो हमने उस समय ये बात, हम अपने जीवन के बहुत दर्दनाक समस्या जो उसको बताया, यही समस्या उसको प्रभावित कर दिया और बिना पैसे के हमको विदेश भेज दिया, मलेशिया भेज दिया। हमने उस एजेंट को कहा ये बात बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे विदेश यात्रा का एक हिस्सा है, इसी की वजह से शायद हम विदेश में आज खड़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात हम आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। अपनी अपनी सबकी समस्या होते हैं, समय के हिसाब से समस्या को झेलना पड़ता है। वो उस समय के हिसाब से वो समस्या था, हालांकि आज तो वो समस्या नहीं है, अभी तो हम ठीक है। घर जाते जाते हमसे पूछ लिया, देखिए भैया फेंकू, तुम इतना दुबले पतले क्यों हो गए हो? बहुत ही दुबले हो गए हो, तुमको देख के हमको दया आता है, क्या दिक्कत है तुम्हारा? तो हमने उस एजेंट से बोला, भैया देखिए हमारा जो समस्या है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, हमको पेट भर भोजन करने के लिए भोज का इंतजार करना पड़ता है। तो वो बोला ऐसे क्यों? हम बोला देखिए भैया, हमने बताया ना हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। हमारे घर में हम कहीं से घूम कर आते हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे घर के लोग कभी बोलते हैं कि भैया आज भोज का निमंत्रण आया है, तो उस दिन बहुत खुश हो जाते हैं। ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि आज कम से कम पेट भर भोजन करने का मौका मिलेगा। हाँ भैया, उस समय ये बात सही है, उस समय हमारी स्थिति इतना खराब था कि हमको पेट भर भोजन करने के लिए भोज का इंतजार करना पड़ता था। उस समय हम 1 साल से टीबी से जूझ रहे थे, टीबी का इलाज कर रहे थे और कहीं कहीं से पैसे थोड़े थोड़े जुगाड़ करके टीबी का दवाई खाना पड़ता था। और टीबी के इलाज में कितना पैसे लगता है ये सब आप जानते हो। और टीबी के दवाई के साथ साथ कुछ सामान भी खरीद के गाँव में खाना पड़ता है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसी समय पैसे चले जाते थे, जो भी थोड़े थोड़े कहीं से लाते थे। और उस समय कमाने वाले घर में हम अकेला थे, हमारा माताजी और पिताजी उस समय बिल्कुल पूरी तरह कार्य करना छोड़ दिए थे। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़का, सभी छोटे छोटे थे। तो जो भी थोड़े बहुत घर में खाना बनता था, बच्चों के पेट भर खाने के लिए हम कम खा के रह जाते थे। और जिस दिन भोज का निमंत्रण आता था, या कोई भी भोज हो, श्राद्ध का भोज या विवाह का भोज हो, उस दिन हमको पता चलता था कि आज भोज का निमंत्रण आया है, तो उस दिन बहुत खुश होता था, क्योंकि सोच लेते थे कि हाँ, याद आ जाता था कि आज भोज का निमंत्रण है, आज पेट भर भोजन करने का मौका हमको मिलेगा। वाकई में भोज में जब भोजन करने जाते थे तो उसमें पेट भर के खाते थे और केवल उस दिन हमारा इच्छा तृप्त होता था और वो थोड़े एक दिन के लिए हम खुश हो जाते थे। तो यही बात हमने उस एजेंट को बताया, उसका नाम है रामेश्वर मुखिया। बहुत सारे व्यक्ति को उन्होंने बिना पैसे के विदेश भेजा, किसी से 30,000 लेके, किसी से 40,000 लेके, लेकिन हमसे 1 रुपया नहीं लिया। हमारे साथ में हमारे ग्राम की एक व्यक्ति और था जो बिना पैसे के गया तो था हमारे साथ, लेकिन वो मलेशिया से वापस आ नहीं पाया, वो मलेशिया में भगवान को प्यारे हो गए। तो यही बात हमने उसको बताया तो वो एजेंट बोलता है कि क्या बात करते हो यार, तुमको पेट भर भोजन करने के लिए भोज का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जाओ घर में अपना विचार करो, हम सुबह फिर आएंगे। 30,000 रुपये का कम से कम जुगाड़ करना और बाकी पैसा उधर कमा के सदा देना। हम बोला ठीक है आप जाइए, हम विचार करेंगे। तो अपने घर, हम वहां से अपने घर गया और घर में जाके हमको विचार किससे करना है। हमारा पिताजी कार्य करना बिल्कुल छोड़ दिए थे और बिल्कुल पूरी तरह लाचार थे। अगर चाहते हमारा पिताजी तो कहीं से ऋण लेके दे सकते थे, लेकिन ऋण लेने की स्थिति में भी हम उस समय नहीं थे। ऋण लेने के स्थिति में क्यों नहीं थे? अगर ऋण लेके विदेश यदि जाते थे, इसमें भी एक बहुत बड़ा समस्या था। वो समस्या क्या था वो भी हम आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया ना उस समय हम टीबी के इलाज किए थे, भरकर 1 महीना हुआ था टीबी के इलाज से छूटा हुआ, यानी कि 10 महीना दवाई खाया था टीबी का, वो 11वां महीना चल रहा था।
और उस समय बहुत दुबले पतले हो गए थे, बॉडी में बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखता था। हमारे टोले महले गांव के सभी व्यक्ति जानते थे कि ये व्यक्ति अभी अभी टीबी के इलाज से उभरा है, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। यदि उस समय हम किसी से विदेश जाने के लिए कर्जा मांगने जाते तो पैसे, जिससे भी पैसे मांगने जाते, वो व्यक्ति कहते ये साला पागल हो गया है, अभी अभी टीबी का इलाज कर रहा था, अभी विदेश से कैसे चला जाएगा, कौन इसको विदेश भेज देगा, पागल ही हमको कहता और हमारा मजाक उड़ाता। तो इसीलिए हम विदेश जाने के लिए किसी से ऋण मांगने नहीं जाने के चक्कर में थे। बात हम अपने बाबूजी को उस समय बताया भी नहीं, केवल हम अपने परिवार से इसका विचार किया। कुछ क्या विचार किया वो भी बताएंगे। कर्जे लेकर विदेश जाने की स्थिति में तो हम उस समय नहीं थे। यदि कर्जा लेके विदेश चले भी जाते तो इसमें एक समस्या और था। वो समस्या क्या था, हमने आपको बताया ना, उसी समय हमने टीबी का इलाज से उभरा था, 1 महीना मात्र हुआ था टीबी का इलाज किया हुआ। यदि कर्जा लेके विदेश चले जाते और मलेशिया में जाकर हमारा मेडिकल यदि अनफिट हो जाता, मेडिकल खराब हो जाता, तो घर पर वापस आना पड़ता और घर पर वापस आके क्या बेच कर देते, बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। तो यही सब सोच समझ के कर्जा लेके विदेश जाना हमको स्वीकार नहीं था, इसीलिए हमने पूरा सोच लिया था। हम तो वहीं पर सोच लिया था, जब वो एजेंट बोल के गया कि जाओ घर पर विचार करना, हमने उसी समय सोच लिया था। हमारे पास पैसा है ही नहीं, कल आएगा तो हम तो यही जवाब देंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से पैसा देंगे, बिना पैसा के भेजना है भेजिए, हम वहीं पर कमा कर दे देंगे, नहीं तो भैया हम जैसे है वैसे आपकी मर्जी है, हम क्या करेंगे। तो घर में जाके परिवार को बोले कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, वो एजेंट आया था, हमारा भतीजा राजनारायण बुला कर लाया था, करेना वाली भाभी और हरिया वाली भाभी ये सब बोले कि ये सब ये बेचारा बहुत मजबूर है, इनको विदेश भेज दीजिए, वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर विदेश भेज देते हैं। और वो कम से कम बोले कि 30,000 रुपये का कम से कम जुगाड़ करो, हम मलेशिया भेज देते हैं, तुम वहीं पर कमा के सधा देना। तो भैया हमारा परिवार बोलता है कि देखिए जी, हम 30,000 रुपये का जुगाड़ तो नहीं कर सकता हूँ, आपके माता पिता अगर कर सकते हैं तो पूछ लीजिए। 30,000 का जुगाड़ तो हमसे नहीं होगा, हम अपनी माई को बोल के 10,000 रुपया हम आपको दिलवा सकता हूँ पासपोर्ट बनाने के लिए और रास्ते के खर्च के लिए। 30,000 रुपया तो हमारे बस की बात नहीं है। तो हम अपनी माई बाप से क्या पूछेंगे, हमारे माई बाप बिल्कुल ही लाचार था, एक एक रुपए का मोहताज था उस समय। तो हमारी माई बाप से पूछना नहीं पूछना दोनों बराबर। माई बाप से पूछने से क्या जवाब मिलने वाला था हमको पता था, इसीलिए हम अपनी माई बाप से पूछे ही नहीं। हम अपनी माई और बाबूजी को बाद में बताए, उस समय नहीं बताए। अगर उस समय हमको कोई दिलासा देने वाला था तो हमारा परिवार ही था, अगर थोड़ी सी मदद करने वाला था तो। क्योंकि जिन्होंने हम पर कोई दया किया या सहायता किया है, हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि हम पर कोई दया करे या हमारा कोई उपकार करे तो हम उसको कभी नहीं भूलते। हालांकि आगे चल के हमारा उसके साथ रिश्ता चाहे जो भी रहे या नहीं रहे, वातावरण चाहे जैसा भी रहे, लेकिन कोई व्यक्ति हम पर दया करता है, हम पर उपकार करता है, तो हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलते हैं। और जब तक हमारा होशो-हवास सही रहता है, ईश्वर से उनके बाल बच्चे को खुश रहने के लिए दुआ करते रहते हैं। तो हमारे परिवार उस समय बोली थी, देखिए जी 30,000 का जुगाड़ तो हमसे नहीं होगा, हम अपनी माई को बोल के 10,000 रुपया आपको दिला सकता हूँ पासपोर्ट बनाने के लिए और रास्ते के खर्च के लिए। तो आप यही विचार उनको कहिएगा, कल वो एजेंट आएगा तो 30,000 का जुगाड़ तो मुश्किल है, ये तो हम भी जानते थे उतना पैसे का जुगाड़ नहीं होगा, क्योंकि एक एक रुपए का मोहताज था उस समय हम। तो कल होकर के 6 बजे हम सोए ही थे, तो हमारे जो केवल भैया का जो लड़की है वो बेचारी अभी नहीं है, परलोक सिधार गई है, उनका नाम भी हमको ठीक से याद नहीं है। हमारे केवल भैया का जो बड़ी लड़की है वो आया हमको बुलाने कि चाचा चलिए वो पासपोर्ट वाला आया है। तो हम तो सोए ही थे, तो उसी समय उठ के हाथ पाँव भी नहीं धोए और चले गए उसके पास, जहाँ वो आया था हमारे केवल भैया जी के दरवाजे पर। तो वहां गए तो एजेंट बोलते कि हाँ फेंकू, बताइए क्या विचार किया। उस एजेंट को बोला भैया हमने तो आपको कल ही बताया, हमसे 1 रुपए का भी जुगाड़ नहीं होगा, यदि आप भेज दीजिएगा तो आपका बड़ा उपकार होगा, भेज दीजिए, जिंदगी में हम आपको भूलेंगे नहीं, आपके बाल बच्चे के लिए दुआ करूंगा, वहीं पे पैसे कमा के सधा दूंगा, भागूंगा नहीं। तो एजेंट क्या बोलते हैं आप जानते हो, वो एजेंट बोलते हैं कि अरे भैया फेंकू तुम क्या बात करते हो, तुमने हमको कल बताया था हम पेट भर भोजन करने के लिए भोज का ही इंतजार करता हूँ, भोज में ही पेट भर भोजन करता हूँ, बाकी दिन पेट भर खाने के लिए हमको मिलता नहीं है। तुम्हारे ये बात सुन के कल ही हमको बहुत तकलीफ हुआ था, रात को गए तो हम रात भर सो भी नहीं पाए इस बात को तुम्हारे सुनकर। अभी तुम बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, अरे यार पैसे का क्या जरूरत है, काम करो, ये तुम्हारे जान पहचान वाले है ना, ये सब हमारे रिश्तेदार है, इन सब पर भरोसा करके हम तुमको विदेश भेजता हूँ, जाओ तुम तैयारी करो विदेश जाने का और पासपोर्ट बनाने का तैयारी करो, इधर 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, मलेशिया में जाके कमा के तुम पैसे सधा देना, जाओ। और उन्होंने वहां पर ये भी बोला जाने की तैयारी कर लो, और मलेशिया जाना तो पहले खा पी कर बॉडी बनाना, पैसे के बाद में पैसे की चिंता नहीं करना, खा पी कर अच्छा से बॉडी बनाना। विदेश में तुम्हारा स्थिति इतना कमजोर है, विदेश में जाके खान पीन पर ध्यान देना और बॉडी बनाना, जाओ विदेश जाने की तैयारी करो
और चलो आओ आके मेडिकल कराओ और पासपोर्ट बनाओ। हमारे सरलाई डिस्ट्रिक्ट में हमारे ग्राम के नजदीक जो ये छोटा शहर पड़ता है मलंग, वहीं पे उसका ऑफिस था। उन्होंने वही हमको बुलाया कि ठीक है जाओ खाना खा के तुम 3-4 आदमी और वहाँ का हमारे टोले महल्ले का जाने वाला, तो सभी को बोला कि सभी आदमी ऑफिस में आओ, पहले मेडिकल कराओ फिर पासपोर्ट बनाना। और हमको जाते जाते ये बोलते गया कि तुम्हारे पास पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा है कि चलो वो भी हम बना देते हैं। तो हमारी परिवार तो बोली थी पासपोर्ट बनाने के लिए हम पैसा कहीं से 10,000 दिला देंगे। तो हमने बोला नहीं भैया, पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा हो जाएगा। तो बोलता ठीक है, बड़ी सुंदर बात है, जाओ खाना वाना खा के स्नान ध्यान करके तुम आ जाओ मलंगवा में और मेडिकल पहले कराओ, इसके बाद में कल रिपोर्ट आएगा तो पासपोर्ट बनाना। तो परिवार को बताया, देखो एजेंट मान गए हैं और विदेश भेजने के लिए बिना पैसे के, तुम 10,000 रुपये का जुगाड़ हमको कर दो, हम पासपोर्ट बनाने जाएंगे और कल जाके मलंगवा में मेडिकल कराना है। उन्होंने तो उसी दिन बोला था, लेकिन हमने बोल दिया कि आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आ पाएंगे। तो हमारा परिवार अपनी माई के पास फोन किया। उस समय सबके घर में फोन नहीं होता था और जहाँ पैसे लगा के फोन करना होता था वहां जाके फोन किए। हमारे परिवार अपनी माई को फोन किए, हमारे सास को, और हमारे सास को हमारे परिवार बोले कि देखिए आपका मेहमान अभी वहां जाएगा, इनको आप 10,000 रुपये दे दीजिएगा किसी से लेके। वो पैसा भी हमारे घर में नहीं था उस समय। तो हमारी सास बोला हमारे परिवार को कि क्या काम है। तो बोलता है कि आपका दामाद विदेश जा रहा है, पासपोर्ट बनाएगा मेडिकल कराएगा। तो हमारा सास क्या बोलते हैं जानते हो? हमारा सास बोलता है कि अरे अभी अभी तो उसको बीमारी हुआ, तो अभी कैसे विदेश जाएगा, मजाक कर रहे हो का? तो बोलता है नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे हो, वो सब ठीक हो गया, तुम 10,000 रुपये इसको दे देना, काम हो जाएगा। तो बोलता है कि चलो ठीक है। तो उसी दिन हम गए ससुराल। हमारी सास किसी से 10,000 रुपया कर्जा ले आके दिया हमको और वहां से घर आ गए। और कल होकर के जितने हमारे महल्ले के 3-4 लड़के हमारे साथ जाने वाला था हमारे साथ मलेशिया, उसी एजेंट के थ्रू में गए, मेडिकल कराया। और मेडिकल करा के बोलता है कि ये काम कीजिए, कल तक मेडिकल का रिपोर्ट आएगा, आप अभी घर जाइए। और वो टाइम दिया है कितने समय में आइएगा यहाँ पर, हम आपको बताएंगे, मेडिकल आपका सही है तो पासपोर्ट बनाइएगा। तो जो टाइम दिया था 2 दिन बाद में फिर वहां गए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मेडिकल का रिपोर्ट आ गया? तो एक बात हम आपको बता दूं दोस्तों, एक मेडिकल मेडिकल वहीं पे हुआ था। मेडिकल करने के लिए बुलाया था तो ब्लड निकाला, सारा टेस्ट हुआ, इसके बाद में एक्सरे निकाला। और वहां उसके ऑफिस में जो डॉक्टर था एक्सरे देखने के लिए, हमारा एक्सरे देख के वो शंका कर लिया कि तुम्हारा मेडिकल पास नहीं होगा। और वो रिपोर्ट जो है ना काठमांडू से चेक होके आता था, तो काठमांडू से शायद 2 दिन टाइम लगने वाला था। हम घर पर आ गए और कहा कि तुम 2 दिन बाद में आ जाओ। 2 दिन बाद में गए तो सभी का रिपोर्ट आ गया था। और हमने कहा कि भैया बताइए कैसा रिपोर्ट है, पासपोर्ट हमको बनाना है कि नहीं बनाना है? डॉक्टर हमारे ऊपर शंका किए थे हमारे एक्सरे को देख के, वही बोलता है चलो तुम्हारा रिपोर्ट देखते हैं। सबका रिपोर्ट तो अच्छा था और हमारा भी अच्छा था। तो जैसे ही रजिस्टर उल्टाया, हमारे नाम के आगे मेडिकल फिट लिखा था, मतलब मेडिकल सही लिखा था। तो हमारा मेडिकल वहां पे सही लिखा था। ये बात देख के उस डॉक्टर को ताजुब लगा, इसका मेडिकल सही कैसे हो सकता है? वो जो रिपोर्ट लिखा था वो लिखने वाले से पूछा, वो पता किया अच्छे से, बोलता है कि ठीक है इसमें सही लिखा है, काठमांडू से चेक हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तुम जाके पासपोर्ट बनाओ। फिर हम गए पासपोर्ट बनाने। 5,000 रुपया पासपोर्ट बनाने में भी लगा, 1,000 कितना मेडिकल कराने में भी लगा था। मेडिकल कराने का पैसा भी हमको वहां पर देना पड़ा। इसके बाद में मेडिकल हो गया, पासपोर्ट बना के घर वापस चले गए। और पासपोर्ट बना के वो पासपोर्ट उस एजेंट को हमने दे दिया और वो वीसा के लिए अप्लाई कर दिया। और वीसा के लिए अप्लाई कर दिया तो 15 दिन के अंदर में वो एजेंट हमारे यहाँ समाद भेजता है कि तुम्हारा वीसा आ गया है, तुम तैयारी कर लो। ये 2 या 4 रोज का टाइम दिया है, इतने दिन बाद में तुम्हारा फ्लाइट होना है। तो घर पे हमको जो तैयारी करना था कर लिए, तैयारी होके आए उसके पास ऑफिस में। और उस समय जो विदेश उसने मलेशिया भेजा था तो नेपाल से नहीं भेजा था, काठमांडू से नहीं भेजा था, इंडिया के कोलकाता से फ्लाइट कराया था। क्योंकि वो भी बिना पैसे के फ्लाइट, हमसे बिना पैसे लिए फ्लाइट करा रहा था, उसको भी थोड़ा सस्ता चाहिए था इस मामले में। तो जितना भी आदमी को भेजता था, 40 आदमी 50 आदमी एक ही बार में भेजता था, एक आदमी लेके जाता था, फ्लाइट में बैठा के आता था। इसमें भी एक रहस्य है। तो ऑफिस में आए, इंडिया में बस से हमको उसने पटना भेजा था, पटना से कलकत्ता आए ट्रेन से। ट्रेन में भी लफड़ा हो गया था और कलकत्ता के लॉज में 1 हफ्ता रुका था। जिस समय हम विदेश उस समय आए थे, होली का 8 रोज मात्र बाकी था। तो हम अकेला नहीं थे, हमारे ग्राम के 4-5 व्यक्ति थे और बिना पैसे के एक हम नहीं थे, हमारे साथ एक और व्यक्ति थे हमारे ग्राम के, जो मलेशिया से लौट नहीं पाया और मलेशिया में भगवान को प्यारे हो गए। उनको कोई समस्या हो गई थी और जब वो भगवान को प्यारे हो गए तो वहां पे था भी नहीं, वहां से भाग गए थे दूसरी जगह। इसकी वजह से समस्या हुआ, कैसे हुआ ये हमको उतना पता भी नहीं है। अगर हमारे पास वो समस्या होता, हम जहाँ हम रहते वहां अगर रहता तो समस्या होता तो हमको पता रहता, मगर वहां से चला गया था, दूसरी जगह भाग गया था।
तो एक हफ्ता कलकत्ता के लॉज में रखा था और एक हफ्ता के बाद में 30 आदमी के ग्रुप में घर से गए थे और दूसरे दूसरे ग्राम ग्राम के भी आदमी थे। वो एजेंट यही करता था, थोड़े थोड़े पैसे लेके सबको विदेश भेज देता था, बाकी पैसे वही वहीं पे मलेशिया में ही कमा के देना पड़ता था, गरीब दुखिया को भेजता था। लेकिन वो मलेशिया भेजा था तो फर्नीचर कंपनी में भेजा था, कंपनी अच्छा नहीं था। कलकत्ता से फ्लाइट कराया था, कलकत्ता में जाके एक हफ्ता रखा था। एक हफ्ता रास्ते का खर्चा, ट्रेन का टिकट, बस का भाड़ा, सारा सब रास्ते का खर्चा वही दिया। कलकत्ता में जाके एक हफ्ता लॉज में रहा, वो लॉज का खर्चा भी सारा वही दिया था। 30 आदमी के ग्रुप में गए थे तो 10-12 आदमी पहले से वहां बैठा था, पहला लौट का 30 आदमी हम लोग पहुंच गए थे। तो 10 आदमी 7 आदमी ऐसे करके बारी बारी से फ्लाइट कराता था। और फ्लाइट कराने के लिए टिकट का पैसा मलेशिया में एक आदमी उसका बैठा था उस एजेंट का, और वो वहां से पैसे भेजता था। फिर ये थोड़े थोड़े करके फ्लाइट कराता था। दो दो 3 आदमी से वो जो कलकत्ता में भी बैठा था फ्लाइट कराने के लिए। तो 10 आदमी 8 आदमी ऐसे करके बारी बारी से फ्लाइट कराता था। 10 आदमी 7 आदमी ऐसे करके बारी बारी से फ्लाइट कराता था। फ्लाइट कराते कराते लास्ट में ऐसे ही 7-8 आदमी बच गए। 7 आदमी या 10 आदमी बच गए जिसमें टिकट के लिए पैसे उनके पास कम हो गए। तो होली का 8 रोज बाकी, होली का ऐसे ही 4 रोज या 5 रोज बाकी था। होली से एक महीना पहले हम लोग वहां गए थे। उस दिन से 10 रोज या 15 रोज मात्र बाकी था जब हम लोग घर से निकले थे, और एक हफ्ता कलकत्ता में रहे थे। और एक हफ्ता रहने के बाद में होली का 8 रोज मात्र बाकी था। तो 10-12 आदमी बच गए थे लास्ट में, जिसमें टिकट के लिए पैसे कम थे। और जितने आदमी का टिकट हो गया उसको जाना था, और उस 10 आदमी में, और जितने आदमी का टिकट नहीं हुआ उसको घर वापस आना था। और होली के बाद फिर जाके फिर जाना था। यदि उस 4 या 5 आदमी का उसमें टिकट हुआ और उस 4-5 आदमी में यदि हमारा टिकट नहीं कटता और वापस हम आते, तो उसमें भी हमारे ऊपर एक कलंक लग जाना था कि ये आदमी बीमार बीमार था, विदेश गया था विदेश जाने के लिए और रास्ते से लौट आया, इसका काम हुआ नहीं, अब कोई विदेश जा नहीं पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले का कृपा ऐसा था, बाबा भोलेनाथ का कृपा हुआ, और वहां पर जाके उस 4-5 आदमी के लौट में हमारा भी टिकट कट गया। और हमारे टोले महल्ले का जितना लड़का था वो 3-4 लड़का, उस सभी का टिकट कट गया उसमें। और आदमी का टिकट के लिए पैसा कम हो गया, तो जिसके लिए टिकट नहीं हुआ उसको वापस आना पड़ा। उसको तो कह रहे थे यहीं पर रहो, लेकिन वो लोग, होली का 8 रोज था तो वो कहने लगा होली का 8 रोज है तो हम यहाँ रहेंगे नहीं, घर जाएंगे और होली के बाद में फिर आएंगे। तो वो लोग घर चला गया, और जितने लोगों का टिकट हो गया था उसमें हमारा भी हो गया था। तो हमारा वो एजेंट ले जाकर फ्लाइट करा दिया। मलेशिया आया तो मलेशिया फर्नीचर की कंपनी में आया। तो वो फर्नीचर का कंपनी था, वो कंपनी अच्छा नहीं था। 481, मतलब बहुत कम पैसे था। 8 घंटे का 400 मलेशिया का बेसिक था। 15 घंटा काम कराता था, 16 घंटा, और 16 घंटा काम करके 1,000 रुपये मात्र होता था। और उसी 1,000 में आधा पैसा वो काटता था, आधा पैसा वो देता था, और उसी आधे में खर्चा करना है और बाकी पैसा घर भेजना है। तो 3 साल उस कंपनी में रहा, वो कंपनी अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। और 3 साल होते होते हमारे पैर में एक समस्या हो गया, एड़ी दर्द करने लगा, जिसकी वजह से हम उसमें रहे नहीं। और ये साइनस का समस्या है, आपको तो पता है, 20 साल से इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं हम अपनी बीमारी के बारे में। आप यदि हमारी बीमारी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वो मौजूद है। ये साइनस भी हमको बहुत परेशान करता था। तो उस समय तो हमको पता ही नहीं था ये साइनस है, हमको तो लगता था साधारण सर्दी है। इसके बाद में 3 साल किसी तरह पूरा करके हम घर वापस आ गए। लेकिन वहां जब उस कंपनी में जब गया था तो वहां भी एक समस्या हो गया था। जब हम उस कंपनी में गए तो वहां के लोग देख के कहते कि ये बहुत दुबला है, क्या हुआ इसको, बहुत दुबला है, बीमार जैसा लगता है, पता नहीं यहाँ कैसे रहेगा। वहां के लोग देख के कहते थे पता नहीं यहाँ कैसे रहेगा, बहुत दुबला है, बीमार आदमी लग रहा है। तो वहां पे 1 महीना के बाद में वो कंपनी वाला मेडिकल कराने ले गया। मेडिकल के कराने के कुछ दिन बाद में वहां पे एक आदमी बोलता है कि भैया 11 आदमी के ग्रुप में मेडिकल हुआ था उस कंपनी ग्रुप के कुछ आदमी बोलते हैं कि भैया 11 आदमी का मेडिकल हुआ है, उसमें एक आदमी का मेडिकल फेल है। मतलब 11 आदमी का मेडिकल हुआ है हमारे ग्रुप में और एक आदमी का मेडिकल फेल है। हमारे ऊपर शंका करने लगा कि इसी का मेडिकल फेल होगा, क्योंकि ये बीमार है, घर पर ये बीमार पड़ गया था। और हमको भी पूरा 100% विश्वास हो गया कि हमारा ही मेडिकल फेल होगा, क्योंकि हम टीबी का इलाज करके आए हैं। तो हम पूरा विश्वास कर लिए कि हमारा मेडिकल तो फेल है, हमको कुछ दिन में यहाँ से घर वापस जाना पड़ेगा। तो हमने बाद में, हमको नया नया थे, वहां का भाषा आता नहीं था, और उसमें कंपनी का जो बॉस था वो चाइनीज था, तो भाषा तो आता नहीं था। तो हम अपने जो हिंदी भाषा हम बोलते थे वही हिंदी भाषा में उसको बोल दिया जाके कि भैया हमारा मेडिकल कैसा है, फेल है। तब तो हिंदी जानता नहीं था, वो चाइनीज आदमी है, उसको क्या पता है क्या बोलता है। वो हमारा भाषा समझा नहीं, तो एक पुराना आदमी को बोला बंगाली को भाषा भाषा समझने के लिए, क्या पूछ रहा है, बोलता है कि क्या हुआ बंधु, क्या बोलता है तुम इसको। हम बोला भैया हमारा बंदा बोलता है कि हमारा मेडिकल फेल है, इससे पूछ के बताओ हमारा मेडिकल फेल है क्या। तो उसे उसको बोला बंगाली आदमी मलेशिया की भाषा में, तो सब वो जो बॉस बोलता है कि यू मेडिकल बाइया चेंते, मतलब तुम्हारा मेडिकल बहुत अच्छा है, तुम्हारा मेडिकल फेल नहीं है, तुम आराम से काम करो।
वो बॉस बोला कि तुम्हारा मेडिकल फेल नहीं है, तुम आराम से काम करो, तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तब थोड़ा तसल्ली हुआ। और मेडिकल फेल उसमें था गणेशिया के आदमी का, उसका नाम हम अभी भूल गया हूँ। वो हमारे हमारे ही ग्रुप में वो भी था। नहीं, वो हमारे ग्रुप का नहीं था, वो किसी दूसरे एजेंट का आदमी था, लेकिन एयरपोर्ट में साथ वो हमारे हुआ था। उसका मेडिकल फेल था और 1 महीने 2 महीने 1 महीने बाद में उसको घर वापस कर दिया वो कंपनी वाले ने। बाद में 6 महीना होते होते हमारे शरीर में एक और समस्या हो गया, हाइड्रोसील का समस्या हो गया। हाइड्रोसील आपको पता है ना, कमर से नीचे जो अंडकोश होता है ना, वो एक अंडकोश बड़ा हो गया। अब ये समस्या हो गया। अब ये समस्या हो गया। अब इसके लिए भी साला परेशान हो गए हम। ये हाइड्रोसील का समस्या हो गया, कंपनी वाला नहीं घर भेजने वाला था और दवाई कराने वाला था। वो घर भेजने के चक्कर में नहीं था, और ज्यादा इमरजेंसी होता तब घर पर भेजता। तो हाइड्रोसील का समस्या हो गया, तो इलाज कराने ले गया, लेकिन वो डॉक्टर दवाई दिया, बोलता है कि ये दवाई खाओ, ठीक नहीं होगा तो फिर आना बाद में। और जो दवाई दिया था उस दवाई से कंट्रोल नहीं रहने वाला था। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, से इसको दूसरे दिन ले आना, इसका ऑपरेशन ही कर देंगे। तो ले आके कंपनी वाला और रूम में रख दिया और बोला कि ये काम करो, इतने दिन बाद में तुमको ऑपरेशन के लिए ले चलना है। जिस दिन ऑपरेशन के लिए ले चलना था वो बोला हमको, चले जाओ रूम में, नया वहां का तैयार हो जाओ, ऑपरेशन के लिए ले चलेंगे। और रूम में जाके परिवार से बात करने लगे। वो बोला था जल्दी तैयार हो जाना, और जाके रूम में परिवार से बात करने लगे। 10 मिनट परिवार से बात किए, वही 10 मिनट लेट हो गया, क्योंकि डॉक्टर टाइम से रहने वाला था। टाइम अगर लेट हो गया तो डॉक्टर चला गया, और 10 मिनट लेट हो गया। हम कंपनी में गए नहीं स्नान करके जल्दी से, तो कंपनी वाला जो है वो आगे रूम में बोलता है इतना लेट तुमने कर दिया और डॉक्टर चला जाएगा, जल्दी चलो। और गाड़ी में बैठ के गए तो डॉक्टर चला गया था, नहीं था, और वो डॉक्टर आने वाला था 1 महीना बाद में। तो वहां के लोग बोला कि वो डॉक्टर चला गया, अभी नहीं है, वो चला गया, 10 मिनट लेट करके आया, इसको 1 महीना बाद में फिर से ले आना। तो कंपनी वाला बोलता है कि तुमने 10 मिनट लेट कर दिया, वो देखो डॉक्टर चला गया, अब चलो 1 महीना बाद में तुम्हारा इलाज होगा। तो कंपनी वाला ले आकर रूम में रख दिया। और घर में हम अपनी माई को बताया, हमारे माई भी घर घर में कुछ प्रयास किया। हम अपने बाबूजी को बताया, हमारे बाबूजी भी कुछ प्रयास किया। इसके बाद में 1 महीना बीतते बीतते हमारा ये हाइड्रोसील का समस्या अपने आप ठीक हो गया। उस समय हमको यह अनुभव हो गया था ये ठीक नहीं होगा तो हमको वापस फिर घर जाना पड़ेगा, हमारा विदेश आने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन वो 1 महीना आते आते, 1 महीना पूरा होते होते हमारा हाइड्रोसील का समस्या सही हो गया। फिर 1 महीना पूरा होने से पहले हमने उस कंपनी वाले को बता दिया, भैया हमारा ये समस्या सही हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, अब आराम से तुम काम करो, डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। बाद में 3 साल उस कंपनी में आराम से बिताया। 3 साल पूरा होते होते हमने घर वापस आ गया, क्योंकि वो कंपनी अच्छा नहीं था। और 3 साल आराम से उस कंपनी में रहा। तीनों साल हर एक साल पर मेडिकल होता था, मेडिकल में कोई परेशानी नहीं हुई। और 3 साल बिताने के बाद में हम घर वापस आ गया। और 3 साल पुराने के बाद में जब घर वापस आ गया था, तो वो जगह जिस जगह ले गया था वो अच्छा नहीं था जगह, और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी। तो हमने सोच कर आया था कि अब दोबारा हम मलेशिया नहीं जाएंगे। लेकिन घर पर आके 10 महीना रहा, और 10 महीना रहने के बाद में फिर से हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि दूसरी बार हमको फिर से मलेशिया जाना पड़ा। पहली बार गए थे तो पहली बार में पैसे कमाई तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना हिम्मत हो गया आप कर्जे लेके भी यदि हम विदेश जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आराम से रह सकेंगे जितना साल रहेंगे। दूसरी बार जब हम मलेशिया गए थे उस समय हमारा उम्र शायद 32 या 34 ऐसा ही चल रहा था। तो दूसरी बार 10 महीना घर पर रहने के बाद में 1.5 लाख रुपया ऋण लेकर के नगद पैसा तिर के हम विदेश आए, मलेशिया YTY ग्लोब कंपनी में। दूसरी बार विदेश उस एजेंट से नहीं आए, दूसरी बार हम आए, गुनरवा का एक एजेंट है राम ध्यान जिसका नाम है। हालांकि पैसे कम नहीं लिया उसने, बोल के 10 रुपये ज्यादा हमसे लिया, लेकिन अच्छी कंपनी में भेज दिया था। YTY ग्लोब कंपनी में भेजा था। वो एजेंट आज भी है, और इस सऊदी में भी इस एजेंट, और सऊदी में इस जगह पर भी वही एजेंट भेजे है। लेकिन ये तीसरी बार हम विदेश आकर मार खा गए हैं। अच्छा कंपनी नहीं है, यहाँ पे पैसे ज्यादा कमाई नहीं होता है। 2 साल किसी तरह पूरा के घर वापस जाना पड़ेगा। विदेश आने में क्या होता है दोस्तों, अगर लक लाग गया, कंपनी अच्छा है, जगह अच्छा है, तो आपके साथ अच्छा होगा, कमाई भी अच्छा होगा, घर वापस भी अच्छे से जाइएगा। यदि कंपनी नहीं अच्छा है, कोई गड़बड़ हुआ, काम अच्छा नहीं पकड़ाया, जगह अच्छा नहीं पकड़ाया, तो फिर पैसे भी कमाई नहीं होगा, घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। पहली बार भी यदि हम विदेश गए थे तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, और भागने की स्थिति आई थी, लेकिन हमने भागा नहीं। हमारे साथ में एक व्यक्ति गया था हमारे गांव को, वो भी बिना पैसे के गया था, और वही पैसा कमा के सदाना था, लेकिन वो 1 साल जितना रह के वहां से भाग गया था। और वहां से भागने के बाद में उधर वो बहुत शराब पीता था, और बाद में एक दिन खबर आया कि उसकी मृत्यु हो गई।
तो हम वहां से भागे नहीं, किसी तरह 3 साल उसमें रह के उस एजेंट का पैसे पूरे क्लियर कर दिया और थोड़े बहुत पैसे कमाई हुआ, 3 साल पूरा के घर चले गए थे। और घर में 10 महीना रहने के बाद में फिर से दूसरी बार मलेशिया आने का नौबत आया और 1.5 लाख रुपया ऋण लेके YTI ग्लोब कंपनी में आया। और जब आ रहे थे तो रास्ते में बहुत तकलीफ था कि कि मलेशिया जा रहे हैं, मलेशिया अच्छा नहीं है, बहुत समस्या वहाँ होती है। लूट मार का, काटने वाला का, मारने वाला का बहुत समस्या होता है, छीन छान करने वाला का, पता नहीं कैसा जगह पकड़ाएगा। और जब कंपनी में आए तो एकदम खुश हो गए मन कि वो कंपनी था ना, बहुत अच्छा कंपनी था। और YTY ग्लोब कंपनी बहुत बड़ा कंपनी था, वो 4-5 हजार आदमी उसमें काम करता था। और कंपनी का जो हॉस्टल था वो कंपनी के अंदर में था, चारों तरफ से बाउंड्री बनाया हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता था। काम करके जाओ, आराम से रूम में सो जाओ, बिना ताला लगाए, बिना लॉक किए, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और उस कंपनी में कैंटीन भी चलता था, कैंटीन में खाओ या बना के खाओ, किचन भी था और कैंटीन भी चलता था। पैसा 220 रुपया काटता था। कैंटीन में नहीं खाता था और रूम में खाता था, उसका पैसा नहीं काटता था। और काम भी आसान, ग्लोब कंपनी में ग्लोब तानने वाला काम मिला। काम कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ग्लोब तानने वाला काम मिला। ग्लोब तान के कैरेट में सही से रख देना है। 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा के बाद में 12 घंटा का उसमें कितना 481 में गए थे, लेकिन वहाँ 900 बेसिक वहाँ पे देने लगा। पैसे भी अच्छा कमाया, 6 साल वहाँ पे रहे उस कंपनी में हम। 6 साल रह के पैसे भी अच्छा कमाए। तो उस कंपनी में हम 6 साल रहे, पैसे भी उसमें अच्छा कमाए और काम भी अच्छा ही था। काम भी कोई दिक्कत नहीं था, काम करके जाओ, आराम से रूम में सो जाओ, बाउंड्री के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं था, कोई लफुआ का कोई परेशानी उसमें नहीं था। वहाँ उस YTY ग्लोब कंपनी में रहते हुए कोई परेशानी नहीं होता था, अच्छे से वहाँ के बंदा रहते थे, वो जगह भी अच्छा ही था। और उस कंपनी में हमने 6 साल रहा, 6 साल रह के अच्छे पैसा कमाया। और वहाँ के कमाई से बहुत अच्छा हमारा घर परिवार चला। लेकिन YTY ग्लोब कंपनी में जब हम गया था तो 6 साल उस कंपनी में रहा था, छुट्टी में हम घर नहीं गए थे, क्योंकि छुट्टी में घर जाने के लिए कम से कम नेपाल के 1-1.25 लाख रुपए खर्च होता था। और छुट्टी में घर जाते तो इतना पैसे खर्चे होता है, इसलिए हम छुट्टी में घर गए नहीं, 6 साल इकट्ठे उसमें रहे। और उस कंपनी में जाने के बाद में हमारे पारिवारिक वातावरण में कुछ उथल पुथल हो गए, जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता था। रोज रोज हम आत्महत्या करने का प्रयास करता था, और हर रोज आत्महत्या करने का प्रयास करता था, और हर रोज बाबा भोलेनाथ से विनती भी करता था कि बाबा भोलेनाथ आप किसी तरह हमको बचाइए, हम बहुत परेशान हैं। इसमें एक बात बताना भूल गया दोस्तों, पहली बार जब हम विदेश गए थे, हमारे साथ कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं थी, हमारा समस्या कुछ था, जिसकी वजह से हमारे बाबूजी ने एक मंत्र बता दिया था कि ये मंत्र तुम बराबर जाप करते रहे तो तुम्हारे जीवन में परेशानी कम होता जाएगा। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते श्री विष्णुवे नमः। इन दोनों में से कोई मंत्र तुम जाप करना, तुम्हारे जीवन का समस्या कम होता जाएगा। जब हम पहली बार विदेश गए थे और हाइड्रोसिल का समस्या जब वो ठीक नहीं हो रहा था, तो हमने बाद में ये कहा था कि ये समस्या ठीक हो जाएगा तो हम पूजा पाठ शुरू कर देंगे। तो कोलकाता से एक माला भी रुद्राक्ष का खरीद कर ले गए थे, और वहां पे जाने के बाद में जब ऐसे बोला था तो 1 महीना के अंदर वो हाइड्रोसिल का समस्या अपने आप सही हो गया था। तो कोलकाता से एक माला भी हम रुद्राक्ष का खरीद कर ले गए थे। और मलेशिया जाने के बाद में वो 1 महीना जब ऐसे बोल दिया तो 1 महीना के अंदर में वो समस्या, हमारा हाइड्रोसिल का समस्या सही हो गया। तो मांस का भक्षण तो उस समय करते थे, विदेश में थे इसीलिए, लेकिन ये पूजा करना उसी समय से शुरू कर दिया। हालांकि पूजा पाठ के बारे में हमको उस समय उतना जानकारी नहीं थी, और उस समय हमारे जीवन में कोई गुरु भी नहीं था, तो पूजा पाठ करना हम शुरू कर दिए। ये मंत्र बराबर हम जपते थे। दूसरी बार मलेशिया गए थे तो मन ही मन ये मंत्र का बराबर जाप करता था, और माला भी जपता था सुबह सुबह। और हमारे पारिवारिक वातावरण में कुछ उथल पुथल हो जाने के कारण वो हमारे दिमाग में बराबर मिस्टेक बनी रहती थी, और बराबर आत्महत्या करने का प्रयास लगा रहता था। और हमेशा बाबा भोलेनाथ से हम यही विनती करते थे कि बाबा भोलेनाथ, क्यों आप ये जीवन आपने हमको आत्महत्या करने के लिए दिए, किसी तरह बचाइए, हम आत्महत्या नहीं करना चाहते, किसी तरह हम जीना चाहते, किसी तरह आप हमारा रक्षा कीजिए। तो 6 साल हम उस कंपनी में रहे, और 6 साल में जब 3 महीना बाकी था, इसी तरह चलता रहा, 6 साल में 3 महीना बाकी था, तो हमको डायबिटीज का समस्या आ गया, मतलब चीनी का बीमारी हो गया। और चीनी का बीमारी 6 साल में 3 महीना बाकी था, तो इतना तीव्र तरीके से हुआ कि कंट्रोल रखना मुश्किल था, दवाई से भी कंट्रोल नहीं रहता था। तो डॉक्टर के पास जाके एक लेटर लिखा के ले आया, HR में दिया, जो कंपनी का ऑफिस होता है। तो उस समय फ्लाइट के लिए टिकट नहीं हो रहा था, वो मतलब बुक था 15 दिन के लिए। ऑफिस का आदमी बोला 15 दिन बाद में तुम्हारा फ्लाइट होगा। 15 दिन बाद का उन्होंने टिकट कर दिया, और जाके हम दवाई ले आए, दवाई खा के 15 दिन किसी तरह बिताए। और 15 दिन बाद में उस 3 महीना का उसको पैसे दे गया, 2.5 महीना का, और घर वापस आ गया। और घर पर जब आया तो उस समय जब दूसरी बार विदेश से जब हम घर वापस गया तो ये सोच कर गया था कि अब हमको फिर से कभी विदेश नहीं जाना पड़ेगा।
ये कंफर्म सोच के आए थे। और घर पर आके 2021 में हम वैष्णव जीवन का भी धारण कर लिए थे। 2019 में हम दूसरी बार मलेशिया से वापस आए थे और उस 2 साल में घर पर आके बहुत सारा काम भी हमको करना पड़ा। 2019 में हम उस दूसरी बार विदेश से कमा के घर गए थे और 2019 से लेकर 2021 तक उस इस 2 साल में बहुत सारा काम भी हमको करना पड़ा। हम घर बनाए और लड़की की शादी किए। हमारे बाबूजी इस बीच में पलोक सिधार गए और इसके बाद में सारा काम करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारा ऋण हो गया। इसके बाद में हम इंडिया में चले गए। हमने सोच लिया कि हम विदेश नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो परिस्थिति है बराबर ये फोर्स करता रहा कि तुम किसी तरह फिर से एक बार विदेश जाओ। हमारा जो भाग्य है, हम इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं कह रहा हूँ, हम कहता हूँ ना हमारे साथ जो भी होता है हम अपने कर्मों के फल समझ के स्वीकार करता हूँ, किसी का दोष नहीं देता हूँ। हमारा भाग्य हमको हमेशा विदेश जाने के लिए फोर्स करता रहा। फिर से तीसरी बार हम मना करते रहे क्योंकि हम साइनस के मरीज है और ये साइनस दवाई से ठीक नहीं होता है। नाक से हमारा पानी आता रहता है, ये ऑपरेशन होता है इसका। पैसे तो हमने काफी कमाए, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण जो भी पैसे कमाते थे घर के मेंटेनेंस में पैसे चले जाता था और हम अपना इलाज करा नहीं सके। और ये गर्दन का ऊपर का समस्या है। जब विदेश में मेडिकल होता था तो इसकी वजह से उस मेडिकल में कोई परेशानी भी नहीं आता। 19 में हम वापस गए थे मलेशिया से दूसरी बार, तो 6 महीना के अंदर में हमको जो चीनी का बीमारी हुआ था, 6 महीना पूरे होते होते वो चीनी का बीमारी बिल्कुल सही होगा। अभी हम बिल्कुल ठीक है, तभी तो सऊदी में आए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया चीनी से। और इसके बाद में 1 साल के बाद में फिर से हमारे ऊपर फोर्स आने लगा कि फिर से हमको एक बार विदेश जाना चाहिए। इसका कारण है हमारी 3 लड़की है। विदेश आने के चक्कर में तो नहीं थे। फिर इसके बाद में हम चले गए इंडिया में कमाने। 2 साल के बाद में 2021 में जब हमारे बाबूजी परलोक सिधार गए, हमारे लड़की का शादी हुआ, बाद में हमारे बाबूजी परलोक सिधार गए तो इंडिया में चले गए कमाने। इसके बाद में कुछ दिन हम अपनी लड़की के साथ भी काम किए। हमारा लड़का कटर मास्टर है, वो कटाई का काम करता है। 2021 से लेकर 2024 तक किसी तरह चलता रहा और 2024 में हम 2 लड़की का शादी इकट्ठे ही कर दिए। एक ही घर में जनकपुर में लड़की की शादी किए हैं। एक घर का 2 भाई है और इधर से हम अपनी दोनों लड़की की शादी कर दिए। और 2 लड़की का शादी इकट्ठे करने के कारण हमको बहुत सारा ऋण हो गया दोस्तों। और हमारे जीवन में फिर से एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके वजह से हमको तीसरी बार सऊदी आने के लिए हाँ बोलना पड़ा। मतलब हम सऊदी आना नहीं चाहते थे। हम सऊदी आने के लिए हाँ, मतलब सऊदी आने का इरादा ही हमारा नहीं था। या तो यूं कहिए तीसरी बार हम विदेश जाने का हमारा कोई इरादा ही नहीं था। क्योंकि 2019 में जब वापस गए थे तो ये सोच लिए थे कि हम अब विदेश नहीं जाएंगे। और 2021 में हमारे बाबूजी को परलोक सिधारने के बाद में हमने पूरी तरह वैष्णव जीवन अपना लिया। ये हमारे वैष्णव जीवन का तस्वीर है, आप देख सकते हो। घर पर हमारा नित्य सुबह सुबह 1 घंटा पूजा पूजा पाठ करना, शंख बजाना, त्रिकुंड चंदन धारण करना, ये सब हमारा नित्य घर का ये हमारा दिनचर्या था। इसीलिए हम विदेश जाना नहीं चाहते थे। लेकिन हमारा जो भाग्य है फिर से हमको तीसरी बार विदेश आने के लिए मजबूर कर दिया। लास्ट में नो कहते हुए भी, नहीं जाएंगे कहते हुए भी, प्रारब्ध के बस में होने के कारण हमको सऊदी आने के लिए हाँ बोलना पड़ा। सबसे पहले तो हम उसी एजेंट को फोन किए जो दूसरी बार हमको YTY ग्लोब कंपनी में भेजा था। जैसे ही फोन करके बताया कि देखिए भैया हमारा हमको फिर से विदेश जाना है, तो बोलता है कि तुम्हारा उम्र कितना? हम बोला उम्र 44 साल चल रहा है। तो बोलता है कि तुम विदेश नहीं जाओ। वो तो किसी और व्यक्ति को भेजने के लिए बोला। भैया हम बोला देखिए वो दूसरे व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। हमको भेजना है भेज दीजिए, नहीं तो दूसरे की बात क्यों करना है। तो एजेंट बोला ठीक है, हम तो कहते विदेश तुम नहीं जाओ, यदि तुमको विदेश जाना ही है तो आगे हमारे घर पे मिलो। तो गुनरवा ग्राम विकास में उसका घर है, हम उसे मिलने गए और पासपोर्ट भी हम दूसरा निकलवा लिए थे। पासपोर्ट निकालने के बाद में पासपोर्ट उसको हम देने गए, पासपोर्ट देने गए तो फिर बोला एजेंट भैया देखो तुम विदेश नहीं जाओ, अब तुम्हारा विदेश जाने का उम्र नहीं है। हम बोला नहीं भैया, हमने 2 लड़की का इकट्ठे शादी किया है और बहुत सारा ऋण हो गया है और ये ऋण सधाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम विदेश जाना चाहते हैं। तो फिर से तो वो तो कुछ और ही बोल रहा था, लेकिन हम उस बात का चर्चा इसमें हम नहीं करना चाहेंगे। हम बोला भैया आप सिर्फ हमारा बात कीजिए, हम दूसरे व्यक्ति की बात इसमें नहीं करेंगे। विदेश अगर जाना है तो हमको जाना है, हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात आपको क्यों बताएंगे? दूसरा व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा वो समझेगा, हम किसी का चर्चा क्यों करेंगे विदेश जाना है कि नहीं जाना है। आप हमको भेजना है भेज दीजिए, नहीं तो कोई और एजेंट को हम देखेंगे। तो वो एजेंट बोलता है कि देखिए भैया आप कोई और एजेंट के पास मत जाइएगा, नहीं तो आपका उम्र ज्यादा हो गया, पैसे ठग लेगा और विदेश भी नहीं भेजाएगा, किसी कचरा कंपनी में आपको भेज देगा। ग्राम विकास का जो बेचारा राम ध्यान है वो बहुत अच्छा आदमी है। वो जितना भी उसका आदमी विदेश में गया है वो अच्छे ही जगह पर गया है। आज तक ऐसा पूरा स्थिति देखा गया है। आज भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है। काठमांडू में जगह खरीद के घर बना लिया है बेचारा, उसका बाल बच्चा जी। उसको हम घर पे गए थे मिलने, तो बोला है कि ठीक है हम पासपोर्ट ले जाते हैं, काठमांडू से बात विचार करके तुमको बाद में फोन करेंगे हम। तो काठमांडू गया और बात विचार करने के बाद में वो हमसे पूछ रहा था क्या काम में जाना है। हम बोला हम सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे, क्योंकि कंपनी के वीसा में तो हमको अब लेगा नहीं, तो सिक्योरिटी गार्ड में भेज दीजिए।
तो बहुत बात विचार करके बोलता है कि ठीक है तुम आ जाओ काठमांडू। काठमांडू गए, तो काठमांडू गए और 2 मैन पावर में ले गया हमको। हम तो मलेशिया जाने के लिए उसको बोले थे और गए मलेशिया के में सिक्योरिटी गार्ड में जाने के लिए। तो 2 मैन पावर में हमको ले गया। एक मैन पावर में तो एक हमारा हाथ है ना, ये बचपन में टूट गया है। भैंस पर से गिरे थे और उसमें से टूट गया था, किसी दूसरे के भैंस पर से। हमारा अपना कोई भैंस नहीं था कभी। तो ये हाथ हमारा बचपन में टूट गया है, थोड़ा टेढ़ा है, देख सकते हो थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़े हाथ को देख करके एक मेन पावर में हमको कैंसिल कर दिया और दूसरे मेन पावर में ले गया, तो हमारा ज्यादा उम्र होने के कारण कैंसिल कर दिया। इसका उम्र ज्यादा हो गया है, इसको नहीं लेगा। तो 2 मेन पावर में कैंसिल होने के कारण हमको एक बार फिर से एजेंट बोला कि देखो हरिशंकर तुम विदेश नहीं जाओ, चले जाओ वापस घर। अब ये तो इस उम्र में तुम्हारा विदेश जाके भी कोई काम नहीं है। अगर अगर दिक्कत वाला काम हुआ तो वो तुम कर ही नहीं पाओगे। हम बोला नहीं भैया, कष्टदायी काम नहीं होगा, इसीलिए तो सिक्योरिटी गार्ड में जाने के लिए बोल रहा था। हमको किसी तरह जाना है। तो बोलता है कि ये काम करो फिर सऊदी चले जाओ क्लीनर के काम में। वहां पे तो हमको पता नहीं था सप्लाई वाला जो वीसा होता है कैसा होता है, तब पता नहीं, शायद सप्लाई वाला वीसा होता तो आते या नहीं आते पता था, लेकिन सप्लाई वाला वीसा अगर मालूम भी हो जाता तो आते या नहीं आते तो पता नहीं था। लेकिन हमारी स्थिति इतना ठीक नहीं था, अभी भी उतना ठीक नहीं है कि सऊदी तीसरी बार विदेश आने के लिए हम विवश हो गए। तो हमने बोला भैया आप किसी तरह हमको भेज दी, तो हम सऊदी भी जाने के लिए तैयार है। हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन हमारी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, किसी तरह जाना ही पड़ेगा, से भेज दीजिए आप। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जिस दिन घर पे हमने बोल दिया अब हम सऊदी जाने के लिए तैयार है, उसी दिन से हमको हर रात्रि को अशुभ सपने आने लगे। एक बात हम आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आने वाला रहता है तो कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले हमको इसका संकेत मिल जाता है। और ये क्या रहस्य है इसके बारे में नहीं जानते हैं। बचपन से हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आने वाला है तो कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले इसका संकेत हमको मिल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई पीछे से हमको स्पष्ट कह रहा है तुम्हारे जीवन में समस्या आने वाला है, या तो स्वप्न के माध्यम से मिल जाता है। ये दोनों माध्यम से हमको संकेत मिल जाता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जिस दिन हम बोल दिए कि अब सऊदी हम जाएंगे, उसी रात्रि से हर रात्रि को, जिस दिन हमने बोल दिया सऊदी जाएंगे उस दिन से सऊदी आने का 1 महीना समय था। उसी रात्रि से जिस दिन हमने बोल दिया अब हम सऊदी जाएंगे, उसी रात्रि से हर रात्रि को अशुभ सपने आने लगे। 1-2 रात्रि नहीं, 1 महीना तक लगातार हर रात्रि को ये सपने आता रहा। हमने तो समझ गया भैया हम जो अब तीसरी बार विदेश जा रहा हूँ, हमारे तीसरी बार का विदेश यात्रा अच्छा नहीं है, इसमें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। हम अपने आने वाले समय के अनुभवों के बारे में जानते हुए भी हमको तीसरी बार सऊदी आना पड़ा। हम जानते थे सऊदी में जाएंगे तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हमारा समय बहुत कष्टदायी होगा। ये सब हमको इस सभी बात का अनुभव होते हुए भी तीसरी बार हमको सऊदी आना पड़ा 2025 के 8वें महीना में, और अब भी आज 2026 का 5वां महीना चल रहा है, 10 महीना हो गया है। अब भी हम सऊदी में खड़े हैं और सऊदी में से वीडियो हम आपको दे रहा हूं। दोस्तों जब सऊदी आने के लिए तो हमारा भाग्य ने हमको विवश कर दिया, सऊदी आ गए। अब घर का काम जैसे तैसे चल रहा है। दोस्तों एक बात बता दूं, हम आपको सऊदी आने से पहले जब फेसबुक में ऐसे ही वीडियो बना के एक रील हमने पोस्ट किया था कि अब हम सऊदी जाने वाले हैं, तो हमारे ग्राम के एक व्यक्ति काफी लंबे समय से सऊदी में मौजूद है और वो हमको फोन करके बोलता है कि भैया आप विदेश सऊदी नहीं आइए, नहीं तो आप सऊदी आइएगा तो आपका वैष्णव जीवन सलामत नहीं रह पाएगा, वैष्णव जीवन खंडन हो जाएगा आपका यहाँ, क्योंकि वैष्णव आदमी के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हम ये सब जानते थे, फिर भी हमारी परिस्थितियां इतना मजबूर किया कि ये सब जानते हुए हमको विदेश आना पड़ा। और सऊदी आने से पहले हम अपने पूजा पाठ को, सऊदी आने फ्लाइट होने के 2-4 रोज पहले ये घर के छत पे जाके हम सूर्य भगवान को प्रणाम करके, अपने आराध्य को प्रणाम करके क्षमा मांग ली कि प्रभु आप कुछ दिन के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। हमारी सऊदी यात्रा हो रही है और सऊदी यात्रा के लिए हम जा रहे हैं और हम अपनी पूजा पाठ को अब हम कुछ समय के लिए विराम दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ कुछ समय के लिए विराम दे रहा हूँ। विदेश यात्रा से सही सलामत वापस लौटूंगा तो आप यही पूजा पाठ हमको फिर से अपने दास के रूप में स्वीकार करके प्रदान कीजिएगा। अभी के लिए हमको आप क्षमा कर दीजिए। उसी दिन हमने अपने पूजा पाठ को विराम दे दिया, सारे पूजा पाठ को सामान के एक झोले में रख के जहाँ रखना था घर में रख दिया। इसके बाद में उसका एक रील भी हमने बनाया, हमारे फेसबुक प्रोफाइल में पड़ा है। उसमें हमने बोला था कि सऊदी जाने के बाद भी किसी भी हालत में रहना पड़ा रहूंगा लेकिन मांस का भक्षण नहीं करूंगा। उस समय हमको ये पता नहीं था कि सऊदी का क्या वातावरण है। अगर सऊदी के वातावरण के बारे में हमको पता होता तो हम ये सब दिन ये बात ही नहीं बोलते हम। और पता नहीं था, हम ये घोषणा करके तो आ गए कि सऊदी में जाने के बाद मांस का भक्षण नहीं करूंगा, लेकिन सऊदी में आने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। हमको इस बात का अफसोस भी है। यहाँ सऊदी में
1.5 महीना तक तो भूखा प्यासा रहना पड़ा, केवल एक रोटी और इतना गुड़ खा के, एक रोटी और इतना, वो दुकान का रोटी, दुकान में 1 रुपए का 4 रोटी मिलता है। 1.5 महीना तक यहाँ काम फिक्स नहीं था, जगह रहने का फिक्स नहीं था, ये जगह बंजर भूमि है, कोई खाने का सामान जल्दी मिलता नहीं है। जहां भी आपको रहने को जगह मिलेगा वहां से मार्केट दूर रहता है। कंपनी का गाड़ी महीना में एक ही बार ले जाएगा, पूरे महीना का सामान राशन पानी एक ही बार ले आकर रूम में रखना है और बना के खाना है। और ये सप्लाई वाला विषम एजेंट हमको भेज दिया था, और कहाँ रख के काम करवाना है। 1.5 महीना तक ये जगह ही फिक्स नहीं हुआ। 1.5 महीना तक 10 दिन यहाँ रखता था, 10 दिन वहां रखता था, 10 दिन कहीं और रखता था। मतलब काम का जगह ही 1.5 महीना तक, 45 दिन तक फिक्स नहीं हुआ। तो 45 दिन तक तो यहाँ वहां रखते रहे, जिसकी वजह से सामान बर्तन वगैरह नहीं खरीदते थे। और खाना बना के खाना, जब रहना ही फिक्स नहीं है तो खाना बना के कैसे खाएंगे, बर्तन कैसे खरीदेंगे। और जहाँ भी ले जाके रखता था, 10 रोज 8 रोज वहां के होटल में जाके पता करते थे, सब्जी रोटी ले आते थे। मगर यहाँ के होटलों में तो सादा खाना का नामो निशान नहीं है। यहाँ जो भी सऊदी में होटल होता है वो सभी होटल मुस्लिम का होता है, उसमें काम करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होता है। जब वो व्यक्ति मुस्लिम है, पाकिस्तान का होता है, बांग्लादेश का होता है, वो हिंदू है ही नहीं है, तो सादा खाना से और शाकाहारी खाना से उसको क्या मतलब है। वैष्णव जीवन के बारे में तो लोग जानता भी नहीं है। अगर वो लोगों को जाके कहिएगा कि भैया हमको सादा खाना चाहिए, हम वैष्णव है, तो वो कहेगा किसी आदमी को कोई बीमारी हो गया है। और वो करता क्या है, मांस भी होता है होटल में और सब्जी भी होता है, तो एक ही चम्मच से मांस निकालेगा और एक ही चम्मच से आपको सब्जी निकाल के देगा। उसको धोने का क्या जरूरत है, अलग चम्मच रखने का क्या जरूरत है। वो कोई वैष्णव थोड़ी है, वो कोई हिंदू थोड़ी है। तो ये सब समस्या है। 1.5 महीना तक तो बहुत सारी समस्या हुई। और 20 दिन के बाद में हमने एक पंडित जी को फोन किया, खोड़िया ग्राम विकास का जो पंडित जी है, उनके लड़का का नाम शेष कुमार है। और पंडित जी का नाम हमको पता नहीं है, उनका नाम हमको याद नहीं है, हम उसी से कोई काम कराते हैं। तो पंडित जी के पास फोन करके हमने बताया कि पंडित जी देखिए, सऊदी में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ की परिस्थितियां ठीक नहीं है, यहाँ वैष्णव बन के रहना बहुत मुश्किल काम है, कोई उपाय बताइए। हम यहाँ वैष्णव बन के यहाँ नहीं रह सकता हूँ, बड़ा समस्या है यहाँ। और हमारे गले में रुद्राक्ष था, वो रुद्राक्ष हमने अभी बैग में डाल दिया है, अभी नहीं है, अभी निकाल दिया है। अभी आपको बता दूं, अभी हम मांस भक्षण कर रहा हूँ। तो पंडित जी ने बताया कि देखो भैया, तुमको सऊदी जाना ही नहीं था, वो सऊदी जगह ठीक नहीं है। यदि चले गए हो, तुम्हारे सिर पर बहुत सारी ऋण भी है, अब चले गए हो, तुमको प्राण भी बचाना है, खा पी कर, और ऋण भी सदाना है, तो 2 साल अपना किसी तरफ बिताओ और सऊदी के वातावरण के हिसाब से रहो, सब कुछ खाओ पियो वहां के वातावरण से। और जब घर पर आना तो घर पर उसका भक्षण मत करना। सऊदी आने से पहले जिस दिन तुम्हारा फ्लाइट होने वाला होगा, उसी दिन उस सारे वातावरण को, वहां के सऊदी के व्यवस्था को वहीं पे छोड़ देना। और घर पर आके फिर से अपना वही वैष्णव दिनचर्या का पालन करना। घर पे मांस भक्षण तुम नहीं करना, सिर्फ सऊदी के लिए तुम्हारे लिए छूट है, सऊदी में खाओ। सऊदी में यदि तुम खा भी लिए तो तुमको दोष नहीं लगेगा, चिंता नहीं करो। व्यवस्था धर्म का जो नियम होता है ना दोस्त, तो समय और परिस्थिति के हिसाब से होता है। समय, वातावरण, जगह और परिस्थिति के हिसाब से होता है। यदि अयोग्य वातावरण में, अयोग्य स्थिति में यदि आपको कुछ गलत भी करना पड़ा तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ अयोग्य परिस्थिति यदि अच्छा नहीं है तब, यदि आप सब कुछ सही है, परिस्थिति अच्छा है, उसमें आज यदि आप गलत करोगे तो उसका दोष आपको लगेगा। हमारे सनातन धर्म के पुराण में बताया हुआ है, यदि समय अच्छा नहीं चल रहा हो, परिस्थितियां ठीक नहीं हो, कोई मजबूरी हो, कोई विवशता हो, तो ऐसे हालत में यदि आपको कोई दोष भी लगा, यदि कुछ गलत भी कर लिए, धर्म का कोई उल्लंघन भी कर लिए, तो इसका आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ परिस्थिति अच्छा नहीं है, आपत्ति काल में, आपत्ति काल में नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप गलत तरीका से नहीं तो रह सकते हो, नहीं तो गलत खान पान को यूज कर सकते हो। तो हम तो अभी सऊदी में है दोस्तों, जो भी सऊदी अरब के बारे में जानते हैं उसको पता होगा, सऊदी अरब के बारे में बच्चे बच्चे जानते हैं, कट्टर मुस्लिम देश है। यहाँ पे वैष्णव आदमी को रहना बड़ा ही मुश्किल काम है, ये बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पंडित जी ने हमको इजाजत दी है, देखो तुम्हारी व्यवस्था के कारण हम तुमको इजाजत दे रहा हूँ, तुम सऊदी में हो जब तक सऊदी के हिसाब से रहो, और घर पर आने के बाद में फिर से अपने वही पुराने दिनचर्या को अपनाना। तो वैसे ही किया। 20 दिन के बाद में हमने मांस भक्षण करना शुरू कर दिया। अभी हम मांस भक्षण कर रहे हैं, इसका हमको बहुत अफसोस भी है, लेकिन हमारा अंतरात्मा अभी भी यही कहता है, तुमने कोई मांस भक्षण नहीं किया और मांस भक्षण करने का तुमको दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये अभी सऊदी में ये सोचता हूँ कि घर पर जाके गलती से खाने का प्रयास करूंगा, तो हमारा अंतरात्मा अभी भी कबूल नहीं करता, उसका इजाजत नहीं देता। हमको मांस भक्षण करना पड़ा, इसके लिए हमको अफसोस है। और सऊदी में मांस भक्षण कर रहे, इससे हमको कोई तकलीफ भी नहीं है और हमारा अंतरात्मा रोकता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही सोचता हूँ घर पर जाके मांस भक्षण करना पड़ेगा गलती से भी, तो उसके लिए हमारा अंतरात्मा अभी भी इजाजत नहीं दे रहा है कि घर पर जाके तुम गलती से मांस भक्षण करना। अब ये एक रहस्य की बात है दोस्तों, ये तो ईश्वर ही जाने ये क्या रहस्य है। लेकिन हमारा दिन रात यही प्रयास लगा रहता है कि सही सलामत घर यहाँ सऊदी में दिन बिता के, भोला बाबा की कृपा से, बाबा दिनकर महाराज की कृपा से घर जाऊं, और घर जाने के बाद में हम अपना वही पुराना दिनचर्या फिर से अपनाऊं। हमारा अभी भी यही प्रयास है। बाबा भोलेनाथ से हमारा अभी भी यही विनती है, हे बाबा भोलेनाथ,
जैसे तैसे सऊदी में जितना समय रहता हूँ सही सलामत बीते, और घर जाकर आपके कृपा से आपके इस दास को वही पुराना दिनचर्या वापस मिल जाए, बस इतना कृपा कीजिएगा, यही हमारा प्रयास है। दोस्तों सऊदी में यहाँ रह के मांस भक्षण तो कर रहा हूँ और इसका हमको बहुत अफसोस भी है। और हमने आपको बताया कि हम सऊदी नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध तीसरी बार ले आके इस सऊदी में खड़ा कर दिया। अब किसी तरह चल रहा है, यही कहानी है दोस्तों। सऊदी में भी हमने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया है। यहाँ हमने बताया ना आपको, हमको साइनस का समस्या, हमेशा नाक से पानी आता रहता है, छींक बहुत ज्यादा होता है, सर बहुत ज्यादा हमेशा दुखता रहता है, पूरे सर। और 20 साल से साइनस का समस्या हमको है, समस्या और भी है, लेकिन ये साइनस का समस्या बहुत ही गहरा है हमारे अंदर, इसका प्रभाव हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत परेशान करता है। लुधियाना में या मलेशिया में या घर पर एक एलर्जी का टेबलेट खाने से 4 रोज 5 रोज ठीक रहता था, लेकिन इस सऊदी में हम 2 साल का एलर्जी का दवाई लेके तो आया हूँ, हर रोज दवाई खाता भी हूँ, लेकिन उसी दवाई से इस सऊदी में हमको कोई आराम नहीं रहता है। हर रोज दवाई खाता हूँ और उस दवाई से नाक से पानी आना बंद नहीं होता है, छींक आना बंद नहीं होता है। यहाँ के मेडिकल स्टोर से भी दवाई ले आके खाया, उस दवाई से भी आराम नहीं रहता है। अब यहाँ के वातावरण में, यहाँ के हवा पानी में क्या समस्या ये हम नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ इस सऊदी में इस जगह पर वो हम अपने इस साइनस के वजह से बहुत परेशान है। हम तो सोच कर आए थे कि 4 साल अगर कम ही पैसे कमाई हुआ तो 4 साल 5 साल किसी तरह रहेंगे, लेकिन ये साइनस हमको चैन से रहने नहीं दे रहा है। रोज रोज दवाई खाता हूँ फिर भी छींक आना और पानी आना कभी बंद नहीं होता है, हर रोज छींक आना और पानी आना लगा रहता है। हम अपने बीमारी, 3 बीमारी हमारे अंदर है, तीनों बीमारी के बारे में वीडियो बना के हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग हमारी बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जाकर पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। दवाई, एलर्जी का टेबलेट पहले जैसे खाने से हमको कंट्रोल रहता था, अभी अगर कंट्रोल रहता तो किसी तरह 3 साल या 4 साल रहने का प्रयास अवश्य करते, लेकिन ये साइनस हमको बहुत परेशान करता है दोस्तों। हमको तो लगभग 10 महीना हो गया है, 2 साल किसी तरह पूरा आएंगे, जब छींकने लगते हैं तो छींकते छींकते नाक यहाँ पे छिल जाता है, छींकते छींकते सीना का हड्डी और रीढ़ का हड्डी दर्द करने लगता है। और यही समस्या है दोस्तों, समस्या तो यहाँ बहुत है, बहुत परेशानी है। और किसी, हमारे 3 बीमारी है, तीनों बीमारी को हम अपनी परिस्थितियां अच्छा नहीं होने के कारण हम इलाज आज तक करा नहीं सके, पैसे की समस्या के कारण। और जीवन तो शायद अभी भी ऐसे ही चलने वाला है। यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, वीडियो भी हमारा नहीं चलता है, इसमें रखेगा वैसे जीने का प्रयास करेंगे। अब वैसे तो कुछ महीने पहले हम हमेशा मरने का प्रयास करते थे, आत्महत्या करने का प्रयास करते थे, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से उस समस्या से हम अभी बाहर निकल चुके हैं। इसके बारे में भी वीडियो हमने बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। हमारे आत्महत्या का भी वीडियो आप यदि देखना चाहते हो तो जाके देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। सऊदी आने से 2 साल पहले हम किसी चीज से छूटने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। हम आपको बता दूं दोस्तों, सऊदी में आके सऊदी में हमने अपना वैष्णव जीवन तो खो दिया कुछ समय के लिए। हमारा तो पूरा विश्वास है जब तक सऊदी में रहेंगे तब तक मांस का भक्षण करेंगे। यदि सब कुछ सही रहा, हम सही रहे, हमारा मत ही सही रहा, तो घर पर जाने के बाद में बाबा भोलेनाथ की कृपा से फिर से वही पुराना वैष्णव दिनचर्या अपनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन हमारा यही मानना है कि दोस्तों इस सऊदी में आके हम अपना वैष्णव जीवन तो खो दिया, लेकिन इसके बदले में एक बहुत कीमती चीज हमको मिला भी है दोस्तों। वैष्णव जीवन कुछ दिन के लिए हमने सऊदी में खो दिया, और इसके बदले में जो चीज हमको मिली है वो बहुत ही कीमती है दोस्तों, और उसका बताने का समय अभी नहीं आया। बना के हम अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड कर दिया हूँ और बता दिया हूँ कि सऊदी में आके सऊदी के वातावरण में रहने की वजह से जो वैष्णव दिनचर्या हमने खो दिया, उसके बदले में एक बहुत ही कीमती चीज हमको मिला है दोस्तों, बहुत ही कीमती है। वो किसी बिरले मनुष्य को ही मिलता है। जो कीमती चीज हमको मिला है वैष्णव दिनचर्या को खोने के बदले में, उस चीज को पाने के लिए लोग बहुत तड़पते हैं, और कुछ बहुत सारे मनुष्य तो उस समस्या से छूट भी नहीं पाते हैं, उसी समस्या में फंसकर संसार को छोड़ देते हैं और उनकी दुर्गति हो जाती है। हाँ दोस्तों, वो जो चीज हमको मिला है वो बहुत ही दुर्लभ है, वो इतना आसान नहीं है। उस समस्या से छूटना बहुत ही मुश्किल काम है, ये रहस्य की बात है ये। अभी उसके लिए हम तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, पूरी तरह सऊदी में जब तक रहेंगे तब तक अच्छे से उसका तैयारी करके घर जाके इसका खुलासा करेंगे। इस बात का वो रील हम अपलोड करके उस वीडियो में दिखा के आपको याद भी दिलाऊंगा, और वीडियो बना के आपको बता के इस बात का खुलासा भी करूंगा। इसका खुलासा हम अभी नहीं करेंगे दोस्तों। सऊदी में आके जिस चीज से छूटने का प्रयास हम कर रहे थे 2 साल से, उससे सऊदी में आके अभी 4-5 महीना पहले लगभग हम छूट चुके हैं। समस्या से अच्छी तरह छूटने के लिए हम यहाँ पे तैयारी भी उसका कर रहे हैं दोस्तों।
10 महीना तो लगभग हो गया है, जिसमें 5 महीना से उसका तैयारी हम कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि घर पर जाएंगे तो समस्या से मुक्त रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है। उस समस्या से छूटने के कारण हमारे दिमाग से रोज रोज आत्महत्या करने का जो प्रेरणा आता तो वो भी अब नहीं आता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम अभी बिल्कुल पूरी तरह ठीक है दोस्तों। किस चीज का तैयारी यहाँ कर रहे हैं, किस चीज के लिए 2 साल से छूटने का प्रयास हम करते थे, ये बात अभी एक रहस्य भरा है, क्योंकि इसका तैयारी हमको अभी थोड़ा करना है अच्छे से। कहता है कि किसी काम का पूरे तैयारी अच्छे से करने के बाद भी उसका खुलासा करना चाहिए। जब तक हम सऊदी में रहेंगे तब तक इसका तैयारी करते रहेंगे, और घर पर जिस रोज जाएंगे उसी रोज इस बात का खुलासा करेंगे। और वीडियो तो जब बनाते हैं तो एडिटिंग करने में, अपलोड करने में 2-4 रोज समय लग जाता है, तो घर जाके 2-4 रोज लेट सेट ये इस बात का खुलासा करके वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और वही पुराना जो रील है यहाँ पे अपलोड इस वीडियो में दिखा के आपको याद भी दिलाऊंगा दोस्तों। लेकिन एक बात पूरे विश्वास से कहता हूँ दोस्तों, हम अभी बहुत खुश है। 2 साल से, पिछले 2 साल, अभी तो 1 साल सऊदी में हो गया, पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से हम इस समस्या से छूटने का प्रयास करते थे, और इसी की वजह से हम ज्यादा परेशान रहते थे, गम और शोक में डूबे रहते थे, और रोज रोज हमेशा आत्महत्या करने का प्रयास करता था। जैसे ही सऊदी में 4-5 महीना पहले ईश्वर के, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से उस समस्या से लगभग 95% अब छूट चुके हैं। 5 या 4%, 3% हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत तो रहता है, उसके लिए हम अभी तैयारी कर रहा हूँ। सऊदी से जब तक घर जाने का समय होगा तब तक हमको लगता है पूरी तरह उस समस्या से हम छूट चुके होंगे, और घर जाके वीडियो बना के इस बात का खुलासा करूंगा, आपको बताऊंगा भी। लेकिन एक बात फिर से कहता हूँ दोस्तों, सऊदी में आके वैष्णव दिनचर्या जो हमारा खो गया, मतलब सऊदी में आके वैष्णव दिनचर्या जो हमारा नष्ट हो गया, उसके बदले में बहुत कीमती चीज हमको एक मिला है। वो चीज बहुत ही कीमती है दोस्तों, वो इतना कीमती है दोस्तों, यदि हम उसमें सफल हो गए तो हमारे आने वाले जन्म में हमारे उसके उस समस्या से छूटने की वजह से हमारा दुर्गति नहीं होगा। यदि उस समस्या से हम नहीं छूटेंगे तो मृत्यु के बाद भी उसमें फंसे रहे तो हमारा दुर्गति हो सकता है। इस जीवन में तो हमको कोई सुख नहीं मिला दोस्तों, लेकिन ये काम हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। इसका भी खुलासा इसी वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जो भी कीमती चीज हमको वैष्णव दिनचर्या के खोने के बदले मिला है वो बहुत ही कीमती है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सऊदी में आकर वैष्णव दिनचर्या तो हम कुछ दिनों के लिए खो दिया हूँ, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही कीमती चीज हमको मिला है दोस्तों। वो हम आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही घर जाऊंगा, घर जाने तक यहाँ पे पूरी तैयारी हम उसका कर रहे हैं। अच्छे से तैयारी करके घर जाएंगे और इस बात का खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे भी दोस्तों। मित्रों, हमने पहले ही बताया था ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि 2009 से लेकर 2026 तक की विदेश यात्रा की पूरी कहानी हमने आपको बताया है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? हमारे वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं, हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम। आप सबका भला हो, आप सबके बाल बच्चे खुश रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव।